काशीपुर गांव में कन्हैया और हरिराम नाम का दो दोस्त रहते थे। कन्हैया बहुत ही मेहनती था, लेकिन महिष आदस करके अपने खेतों में काम करता था। अरे, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितना कुंटल फसल हुई है? काका, 7 एकड़ जमीन में पूरे 50 कुंटल की फसल प्राप्ति हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अनाज बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर कन्हैया वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हरिराम भी वहां अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे बेटा हरिराम, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में सुबह सुबह ही आज फसल इकट्ठा कर लिया था, उसी को लेने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे पास 7 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितना कुंतल का फसल प्राप्त हुआ? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार पूरे 20 कुंतल की फसल की प्राप्ति हुई है। क्या तुम्हारे खेत में सिर्फ 20 कुंतल की फसल हुई? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कन्हैया, उसके पास भी 7 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर पूरे 50 कुंतल फसल की प्राप्ति हुई है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके भी जमीन तो एक जैसी ही है। फिर शाम को हरिराम अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर हरिराम फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 कुंटल का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दूसरों की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 कुंटल का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है तब आप खेत में जाते हो, और अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसे चलेगा? अरे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं उतना कर लेता हूँ। अब मुझे ही बताओ, इसका अलावा मैं क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और कन्हैया के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर कन्हैया की जमीन 7 एकड़ है तो आप भी 7 एकड़ जमीन खरीद लो और अपने दोस्त कन्हैया से कहो कि अपन दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात एकदम सही कह रही हो। कल ही कन्हैया के पास जाकर इस विषय में बात करूंगा। मुझे जहां तक यकीन है मेरा दोस्त कन्हैया मेरे बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन हरिराम सुबह सुबह अपने दोस्त कन्हैया के घर जाता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो? अरे हरिराम भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? इतना अचानक मेरे घर कैसे आना पड़ा? तुझे कुछ बात कहना था, लेकिन मैं कहने से हिचकी जा रहा हूँ। लेकिन तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे जमीन के बगल में भी जमीन खरीद लूं, वह भी तुम्हारे खेत के बराबर 7 एकड़। हाँ हाँ हरिराम भाई, बिल्कुल खरीद लो। हमारे खेत के बगल में बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी तो एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन कन्हैया, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, अपन दोनों मिलकर तुम्हारे और मेरे खेत में दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक ही साथ मेहनत करें। फिर खेत का जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। हाँ हाँ हरिराम भाई, यह तो बहुत खुशी वाली बात है। मुझे तुम्हारी बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर दोनों खेत के मालिक धनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, कन्हैया के पास वाली जो जमीन है, मुझे वह जमीन खरीदना है। ठीक है हरिराम, खरीद लो। वैसे भी वह जमीन मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है, मैं अपने 7 एकड़ जमीन को बेचना चाहता हूँ और आपके 7 एकड़ वाली जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे 7 एकड़ जमीन के साथ साथ 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी 7 एकड़ ही है और आपकी जमीन भी 7 एकड़। फिर आप मुझसे 10,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? देखो भाई हरिराम, जमीन के हिसाब से उसकी कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 10,000 दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, मुझे से 10,000 और ले लेना, लेकिन वह जमीन मुझे चाहिए। फिर हरिराम सेठ धनीराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो भाई हरिराम, हमें कल से खेतों में हल चलाना पड़ेगा, इसलिए कल सुबह ही तुम तैयार रहना। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई, आज मेरी पत्नी के माँ का देहांत हो गया है और मुझे 13 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ महेश भाई, यह तो बात सही है।
वह तुम्हारी माता समान है, तो तुम वहाँ चले जाओ। तुम्हारे हिस्से का काम मैं भी कर लूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगी है। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 13 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हरिराम अपनी पत्नी के साथ उसके घर चला जाता है और इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस हरिराम अपनी पत्नी के साथ उसके घर गया है और खेत में इतना सारा काम अकेले करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप इतना परेशान मत होइए, जब तक हरिराम भैया नहीं आते तब तक मैं आपके साथ काम कर लूंगी। फिर अगले दिन से ही कन्हैया अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बाद कन्हैया हरिराम के घर जाता है। सुनो भाई हरिराम, बारिश का दिन चालू हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने भी लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी को जाने के लिए खेत में रास्ता बना दे। अगर अपन दोनों मिलकर खेत में पानी जाने का रास्ता बना देंगे तो खेत में पानी इकट्ठा नहीं होगा। अरे कन्हैया भाई, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ हरिराम भाई, इस समय तुम्हें कैसा जरूरी काम आ गया? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में जाना है। तुम्हारी भाभी की हालत बहुत ही खराब चल रही है। ठीक है हरिराम भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज कर लूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित होकर जाओ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर हरिराम अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और दूसरी तरफ कन्हैया बारिश में भीगता हुआ अपने खेतों में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में काम होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ? यार तुम क्या बोल रही हो? मेरा दोस्त हरिराम ऐसा नहीं कर सकता, वह तो मेरे बचपन का दोस्त है। आपको मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में सच का पता चली जाएगा। फिर ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। हरिराम भाई चलो फसल की कटाई करनी है, क्योंकि मुझे आज शाम को ही मेरे पत्नी की बहन के शादी में जाना है। हाँ हाँ कन्हैया भाई, क्यों नहीं, आज अपन फसल को काट कर इकट्ठा कर लेंगे। तभी दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काट कर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है हरिराम भाई, अब हम लोगों ने सारी फसल को काट कर इकट्ठा भी कर लिया है और अब शाम भी हो चुकी है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन की शादी में जा रहा हूँ। तुम इन सारे अनाज को अपने घर लेकर जाना। जब कल सुबह मैं वापस आऊँगा तो दोनों इस अनाज को मंडी में बेच देंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो तुमने सारा काम अकेले किया, अब तुम्हें काम है तो अब मैं सारा काम अकेले ही करूंगा। तुम जाओ और चिंता मत करो, मैं इन सभी फसल को अपने घर लेकर चला जाऊंगा और कल सुबह बाजार में बेच देंगे। फिर हरिराम सारी फसल को अपने घर लाता है। सारी फसल को यहाँ लेकर क्यों आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? ओ क्या है ना कन्हैया, शादी में गया है इसलिए मैं इस फसल को अपने घर लेकर आया हूँ। कल जब वह आएगा उसके बाद फसल को बेचे ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम किया, पूरा फसल लाकर। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यह फसल को लाना क्या अच्छा है? आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, तब तक हम सारे फसल को घर के पीछे वाले कमरे में रख देंगे। पूरे फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम लोग कन्हैया को क्या बोलेंगे? सारी फसल कहाँ गई? अरे इस बात की तुम चिंता मत करो, कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना सारी फसल घर के बाहर रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा ले गया। बस इतना ही तो बोलना है, इसमें आपका दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी समझदार हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था, तुमने तो सारे फसल को ही अपना बना लिया। वह भाग्यवान क्या बात है। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को गाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि सारी बोरियां बाहर रखी हुई है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन अरे हरिराम भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन दोनों मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ कन्हैया भाई चलो। फिर वे दोनों घर के बाहर जाते हैं। बाप रे, मैंने तो सारी अनाज की बोरियां यही रखी थीं, कहाँ गई बोरियां? हरिराम भाई, या तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ गई सारी बोरियां? मुझे क्या पता,
मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं पर लाकर रखी थी। मैंने सोचा था यहीं से अपन सारी बोरियों को उठाकर मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, इतनी सारी बोरियां तो अब चोरी हो गई। क्या सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ रखी हुई बोलिए भला कौन लेकर जाता। हरिराम भाई, तुमने ये क्या किया? तुमने पूरे 6 महीने की फसल को चोरों के हाथों में कैसे जाने दिया? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे कन्हैया भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारा अकेले का ही हिस्सा था और मैंने जैसे जानबूझकर चोरों के हाथ में दे दी। उसे फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान हमारा भी हुआ है। यह बात भी बिल्कुल सही है। चोर भी हम अपन दोनों का हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कन्हैया वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, इतनी उदास नजर क्यों आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर कन्हैया अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। तब तक आप अपने घर के बाहर सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम कर लो। हाँ, यह बात तो सही कह रही हो। मैं कब तक इस तरह से घर पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? घर बैठने से कौन से मुझे बैठे बैठे पैसे मिल जाएगा? फिर कन्हैया सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, यह तो सोने का भरा हुआ मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ सब्जियाँ नहीं और ना ही यहाँ जमीन की खुदाई करता। अगर इनमें से एक ही सिक्का को बेच दिया तो पूरे फसल के बराबर मुनाफा मिल जाएगा। फिर कन्हैया अंदर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये सब भगवान की कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा ही मिलता है। और दूसरी ओर आज रात को ही इन सारी फसल को मेरे भाई के घर लेकर जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे और कल सुबह इस फसल को वहीं शहर में भेज देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसे ही करेंगे। फिर रात होते ही हरिराम और उसकी पत्नी दोनों उसे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं सारी फसल खराब हो चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? अपन इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी सी भी हवा नहीं लगी तो फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से का फसल मिलने वाला था वह भी नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे? हम दोनों लोग, हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया।